पोल्ट्री किसान भाइयों, आपके बीच आने का मौका मिला। जो पोल्ट्री इंडिया और पोल्ट्री पंच की वजह से हम यहाँ आपके बीच में आ पाए हैं, और जो भी हमें टॉपिक दिया गया उसके ऊपर आपको बताने का कोशिश करेंगे कि आज के टाइम में बायोसिक्योरिटी का क्या महत्व है पोल्ट्री फार्मिंग में। जैसा हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से पूरे पोल्ट्री व्यवसाय है उसमें वायरल डिजीज़ का बहुत बड़ा हमारा नुकसान करते हैं, और उससे बचने के लिए अब हमें वो उपाय करने पड़ते हैं जो पुराने टाइम में बीमारियां नहीं थी, नई नई बीमारियां आ जा रही हैं। और दूसरा, पॉपुलेशन भी पोल्ट्री का बढ़ रहा है सभी क्षेत्रों में, चाहे लेयर फार्मिंग है, चाहे ब्रॉयलर है या ब्रीडर भी है, उनका हर जगह में उनका तादाद बढ़ रहा है। तो बढ़ने से हमारा जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि हम उसको, अपनी मुर्गियों को कैसे सुरक्षित रखें जिससे उनमें बीमारी के कीटाणु या विषाणु ना जाएं। अगर किसी केस में चले जाते हैं तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं कि एक फार्म से या एक शेड से दूसरे शेड में ना जाएं, जिससे हमारी मुर्गियों में बीमारी ज़्यादा ना फैले और हम नुकसान से, जो बीमारी की वजह से जो नुकसान होता है उससे अपनी मुर्गियों को बचा सकें। तो इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो कैसे उससे हम बचा पाते हैं, और आज के टाइम में ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि हम लोग इस तरफ ध्यान दें, ताकि उसमें इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़रूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि पहला है बायोसिक्योरिटी, दूसरा है वैक्सीनेशन। ये हम जानते हैं कि जितनी भी वायरल की बीमारियां हैं उनका इलाज नहीं है, इवन आदमियों की वायरस की बीमारियों का भी अभी तक इलाज नहीं है। साइंस बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही ये भी हमें मालूम है कि जितनी भी वायरल की बीमारियां आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए हमें वैक्सीन पे ही निर्भर होना पड़ता है। जैसे हम जानते हैं कोविड आया था, कोविड की बीमारी आई, महामारी थी, वर्ल्ड ओवर सारी दुनिया में बहुत सारे देशों में बहुत नुकसान किया आदमियों में। तो वो उसके लिए भी हमें वैक्सीन का ही सहारा लेना पड़ा है उससे बचने के लिए, और बायोसिक्योरिटी का सहारा लेना पड़ा। लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन क्यों किया? इसलिए किया कि हम एक दूसरे से ना मिल पाएँ, ताकि बीमारी एक दूसरे से संक्रमण से ना फैले। हमारे यहाँ उसको दूसरा नाम देते हैं मुर्गियों में, हम बोलते हैं क्वारंटाइन करना है या आइसोलेशन करना है, ताकि जो हमारी मुर्गियां हैं वो दूसरों के संक्रमण में ना आए, जो लोग बाहर के लोग हैं हमारे फार्म में ना आए। और तो ये जो बीमारी से बचाने के मुख्य तरीके हैं वो हमारे हैं, डिजीज़ कंट्रोल ट्रायंगल बोलते हैं, 3 किस्म से होता है। पहला है मैनेजमेंट, सबसे बढ़िया तो आपका है जो फार्मर भाई हम अपने लेवल पे करते हैं, देखभाल कैसे करते हैं, क्या क्या सावधानी, फीड कैसे डालना है, पानी कितना डालना है, कैसा पानी का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, फीड का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, और उनका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ये सब चीज़ें मैनेजमेंट में आती हैं। ये आप किसान भाइयों पे निर्भर करता है कि आप उसकी देखभाल कैसे करते हैं। अगर आपका देखभाल अच्छा रहेगा तो 50% आप मान के चलो बीमारी आपके अपने आप ही नहीं आएंगी। दूसरा है, फिर अगर मान लो चैलेंज आता है तो हमें वैक्सीनेशन और बायोसिक्योरिटी है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। और फीडिंग तो है ही, क्योंकि फीड सबसे बड़ा इनपुट है, या जिसको हम बोलते हैं खर्चा है, फीड का होता है। अगर हमारा फीड सही होगा तो हमारी प्रोडक्शन भी अच्छी आएगी, या ब्रॉयलर है तो उनका वजन भी अच्छा बनेगा। तो ये 3 बहुत ज़रूरी हैं कि उसके ऊपर क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए। जो बायोसिक्योरिटी होती है उसके ऊपर हमें कितनी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। हम ये, जैसे मैंने बताया कि हम बायोसिक्योरिटी में ये कोशिश करते हैं कि बाहर से कोई भी कीटाणु हमारे या विषाणु हमारे मुर्गी फार्म में ना घुस पाए। उसके लिए हम क्या सावधानी बरत सकते हैं? तो ये बचाव का तरीका है, और बीमारी अगर आग एक शेड के अंदर आ गई है तो उसको रोकने का तरीका है कि वहीं रहे, आगे ना बढ़े। उसके लिए सब इंतजाम जो हम बीमारियों को जीवाणु और विषाणुओं से बचाने में कारगर होते हैं उसको हम बायोसिक्योरिटी बोलते हैं। और ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, जो मुर्गियों से हम पैसे कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं,
वो इसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारी मुर्गियों में बीमारी तो नहीं आई है। अगर बीमारी आती है तो बहुत नुकसान होता है, मोर्टालिटी तो होती ही है, लेकिन कहीं प्रोडक्शन ड्रॉप भी होता है, अंडे की मात्रा कम हो जाती है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो ये सब नुकसान हमारे लिए, मुर्गी व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसको इसको बचाने के लिए ये जैसे बोला 3 किस्म से बायोसिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। पहला है कंसेप्चुअल। पहला कंसेप्ट माने आप सोचते हैं कि हम इस अपने दिमाग में प्लानिंग करते हैं कि हमने इसको कैसे कार्यान्वित करना है, कैसे इसको लागू करना है अपने फार्म में। तो आपके फार्म का बनावट कैसी है, कहाँ पे बनाना है फार्म। दूसरा है स्ट्रक्चरल, कैसा फार्म बनाना है। और तीसरा है ऑपरेशनल, जो डे टू डे आपको बायोसिक्योरिटी की नियम का पालन करना है। हर रोज़ किसी बाहर के आदमी को अंदर नहीं आने देना, वो सब चीज़ें उसमें आएंगी। मैं इन तीनों पे आपको डिटेल में बताता हूँ। ये 3 लेवल हैं, वही वाले सेम हैं जैसे मैंने बताया, वही है। तो ये कंसेप्चुअल क्या होती है? कंसेप्चुअल में होती है कि प्राइमरी पहला स्टेज है बायोसिक्योरिटी का, कि हमें ये अगर आप नया फार्म लगा रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ पे फार्म लगा सकते हैं। जहाँ पहले से फार्म हो उससे कितना दूरी पे बनाना पड़ेगा, कम से कम जितना दूर हो सकता है उतना अच्छा है। सड़क से कितना दूर होना चाहिए, हाईवे से कितना दूर होना चाहिए, गांव का रोड है, गांव वाले कई बार, या फार्म जो गांव है उससे कितना दूर है, क्योंकि गांव वाले कई बार ऑब्जेक्शन करते हैं, क्योंकि जहां हम मुर्गी पालन करेंगे तो वहाँ थोड़ा बहुत उनका बीट होएगी और उसकी मक्खियाँ होंगी, और उसकी मक्खियों की वजह से गर्मियों के अंदर खासकर बहुत समस्या हो जाती है, और वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो हम क्यों ऐसा मौका दें कि ये इशू बाद में आके हमें परेशान करे। तो इसलिए गाँव से दूर, दूसरे फार्मों से दूर, जो भी फार्म आप बनाने की सोचें वो ऐसी जगह बनाएं जो बड़ा आइसोलेटेड हो, अलग हो, मतलब कोशिश ये करें। दूसरा है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में स्ट्रक्चर बायोसिक्योरिटी में आता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कि आपका शेड डायरेक्शन क्या हो, ईस्ट वेस्ट होना चाहिए, ज़्यादातर ये बोलते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर होगा तो धूप और गर्मियों और सर्दियों में उसका बहुत फायदा रहेगा, हवा का अच्छा प्रेशर आना जाना रहेगा। और उनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये आता है कि हम उसको देखें कि गाड़ियाँ, जो भी हमारे अंदर सामान आएगा, फीड आएगी, गाड़ियाँ आएगी, लोग आएंगे, उनके एंट्री चारों तरफ से वो बाड़ लगाना पड़ेगा ताकि कोई इधर उधर से कोई ना घुसे, ट्रेसपासिंग ना करे। और जो आदमी आए उनका भी गेट एक ही गेट होना चाहिए जहाँ से एंट्री हो, गाड़ियों का भी और जो बंदे आते हैं मिलने के लिए उनका भी। और उनको भी हर गाड़ी का गेट के ऊपर ही, उसके ऊपर छिड़काव होना चाहिए। और जो आदमी भी, बंदे भी आ रहे हैं, चाहे किसी कंपनी के हैं, किसी इक्विपमेंट वाले हैं, फीड वाले हैं, तो उनको भी उसमें से पास होना पड़ेगा, उनको भी डिसइंफेक्शन होके ही अंदर जाना है। खासकर उनके जूते, अगर वो अलग अलग फार्मों पे एक दिन में जाते हैं तो एक किसी भी फार्म से वो अगर वो होके आए हैं तो ज़रूरी है, हो सकता है उनके जूतों के साथ बींट लग के आई है और वो आपके फार्म पे आके बीमारी फैला सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनके खासकर जूते डिसइंफेक्शन हो के, जो फार्म के पास दवाई रखी जाती है उसमें डुबो के फिर ही अंदर जाएं। और हर आदमी की आप एंट्री भी करते रहें, रजिस्टर रखें गेट के पास, तो और भी अच्छा रहता है। तो ये है नेक्स्ट। इसको करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके ये बाउंड्री वाल होना चाहिए, कितना ऊंचा फेंस होना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं, जिससे कि जंगली जानवर भी अंदर ना आ जाएं, कुत्ते बिल्ली ना आए, और जो जंगली पक्षी हैं वो उनको भी बैठने की कोई ऐसी जगह ना मिले जिससे वो हमारे फार्म के अंदर, क्योंकि बहुत से जंगली पक्षी हमें मालूम है कि बहुत बीमारियां लेके कई बार आते हैं। खासकर जो बर्ड फ्लू की बीमारी है वो जंगली पक्षी जो हमारे देश में आते हैं सर्दियों में, क्योंकि जब उन देशों में जहाँ चाइना है, तिब्बत है या और ठंडे इलाके हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो हमारे देश की तरफ आने शुरू होते। अभी अक्टूबर में आने शुरू हो जाएंगे मेहमान लोग, वो उड़ के आते हैं तो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो हवा, उनके ऊपर कोई इंटरनेशनल बाउंड्री का वो मतलब उनके लिए वो पाबंदी नहीं है, वो जहाँ का मन करेगा वहाँ उड़ के आ जाते हैं।
इसलिए ज़रूरी है कि हमें ऐसी जगह ना देनी, क्योंकि वो पानी वाली जगह में ज़्यादातर पानी के पक्षी होते हैं। जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे आएंगे, वहाँ रुकेंगे, और वहाँ पे अगर वो बीमारी अपने साथ लेके आते हैं, अपने जिस देश से आते हैं, और वो उस जगह में पानी को पहले उस पानी को गंदा करेंगे, उससे फिर वहाँ के जो छोटे पक्षी हैं, चिड़िया, तोते हैं, उनमें बीमारी जाएगी, और उससे फिर हमारी मुर्गियों में बीमारी आती है। बर्ड फ्लू के लिए खासकर ये बहुत बड़ा एक चक्कर बन जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सर्दियों में आते ही बर्ड फ्लू की बीमारी क्यों आती है। वो इसी वजह से आती है कि उन दिनों में वो हमारे यहाँ देश में आते हैं, फिर वो यहाँ रुकते हैं, और वो यहाँ मार्च में फिर जाना शुरू कर देते हैं। तो 3-4 महीने वो हमारे यहीं घूमते रहते हैं, अलग अलग जगह पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ उनको पानी मिलता है वहाँ वो रुक जाते हैं। तो इसलिए उनके लिए ज़रूरी है। इसलिए हमारा दूसरा है कि फुटपाथ होना चाहिए हर फार्म के एंट्री पे, जहाँ पे जूतों को उसको डुबो के फिर अंदर जाएं, या अलग चप्पल रख लें, हर शेड की भी अलग चप्पल रख लें। हर जो आपके काम करने वाले वर्कर हैं उनके लिए भी अगर आप अलग से ड्रेस भी रखेंगे या चप्पल रखेंगे, चप्पल तो बहुत ज़रूरी है कि अलग होना चाहिए शेड वाले लेबर के लिए भी, और जो बाहर से नए जो आपके अंदर विजिटर आ रहे हैं उनके लिए भी चप्पलों का इंतजाम रखेंगे तो अच्छा रहता है। अंदर के अंदर ये इक्विपमेंट हैं, जो सप्लाईज़ हैं, जो भी सामान आता है वो भी, जैसे वैक्सीनेटर कोई आ गया, वैक्सीनेशन करने वाला आ जाता है, तो उसका भी जो सामान आता है उसके ऊपर भी स्प्रे बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वो कई फार्मों पे होके लेके आता है और वो अपने साथ बीमारी लाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक फार्म से दूसरे फार्म में फिर वो फैलने की उम्मीद हो जाती है, तो उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये उसी में है कि आपका फ़र्श कैसा होना चाहिए जिसमें साफ़ सफाई में हमें फ़ायदा मिले। तो अगर फ़र्श आपका पक्का होगा, सीमेंटेड फर्श होगा, कंक्रीट का होगा, तो साफ़ सफाई में आसानी होती। अब क्योंकि केज वाली लेयर तो सारी केज वाली रहती हैं, तो केज के लिए भी पक्का फर्श होगा और केज उसके ऊपर लगेंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फीड, लीटर और इक्विपमेंट की जो स्टोरेज है वो अलग अलग होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग फार्म के अंदर ही फीड को स्टोर करके रख लेते हैं, जहाँ मुर्गियाँ रखी हैं उसी शेड के अंदर फीड को स्टोर करते हैं। वो आज के टाइम में, जैसा आजकल का मौसम है, इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है और बारिश है और उमस भी ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है। इस मौसम में अगर आप फार्म के अंदर फीड स्टोर करोगे तो उसमें माइकोटॉक्सिन, जो फीड में पॉइजन बनने की समस्या है, उसका ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो उसको लिए माफिक जितना तापमान है वो मिलता है और गर्मी भी मिलती है, तापमान भी मिलती है और उमस भी मिलती है, गर्मी मतलब मॉइस्चर भी मिलता है। इसकी वजह से उसमें माइकोटॉक्सिन ज़्यादा बनता है। इसलिए उसके लिए शेड के अंदर नहीं, फीड का स्टोर अलग हो, जहाँ इक्विपमेंट रखते हैं, जो आपकी मशीन है, केजीज हैं, क्रेट्स हैं, उसको रखने की अलग स्टोर रहना चाहिए। ये जो भी आपका सामान होता है फार्म के अंदर, उसको भी हमेशा पूरी अच्छी तरह से साफ़ सफाई होते रहना चाहिए, स्प्रे करके उसको भी साफ़ सफाई करके फिर धूप में सुखा दीजिए। धूप भी एक बहुत अच्छा जरिया है कीटाणु को रहित करने का। पहला तो एक सुखाने के काम आएगी धूप, दूसरा कीटाणु रहित भी करता है। लेकिन पहले धो के स्प्रे करके फिर आप उसको धूप में रखिए। अब ऑपरेशनल डे टू डे में हमें क्या करना चाहिए, हर रोज़ ये इसको फॉलो करना है हमें। जैसे कि कोई भी बाहर से नया आदमी मिलने आता है हमारे से फार्म पे, तो उसको कैसे एंट्री करनी, अलाउ करनी है कि नहीं करनी है। जो बहुत ही ज़रूरी हो, जो बहुत अंदर आने के लिए, उनको फिर वहाँ उस गेट से ही जाने देना है। जो ज़्यादा ज़रूरी ना हो उनको अंदर ना आने दें। और डेली का ये क्लीनिंग कैसे होनी चाहिए, साफ़ सफाई कैसे होनी है। पहले साफ़ सफाई करोगे, उसके बाद स्प्रे कितने दिन में, हफ्ते में 2 बार, अगर कोई बीमारी नहीं है तब भी करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। जैसे बहुत सारी किस्म की स्प्रे आती है, बहुत सारे किसान भाइयों को ये स्प्रे के नाम मालूम ही है, बैंकीज की यूज़ करते हैं, तो B904 है, विरकोन है, ऐसी ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं। आप किसी भी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कम से कम हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार, जब मुर्गियां बिल्कुल स्वस्थ हैं तब भी कीजिए, ताकि कोई भी समस्या कीटाणु विषाणु बीमारी अंदर ना आई हो।
और वो मुर्गियों पे डायरेक्ट नहीं मारना है, उसको थोड़ा ऊपर की तरफ फुहारा करके करिए, तो हवा में भी जो कीटाणु हैं उनको भी बिठा के वो नीचे ले आएंगे और उसमें वातावरण में कोई भी कीटाणु नहीं बचेंगे। जो भी आपको फार्म के अंदर घूम के देखो, हर रोज़ आप फार्म पे जाते हो, एक ये ध्यान रखो कि सब शेड, जैसे ग्रोइंग चिक्स पहले आते हैं, उनका जो फार्म है या उनका शेड है वो अलग होना चाहिए, और ग्रोइंग जैसे चिक्स और ग्रोइंग का एक शेड हो, और ग्रोइंग के बाद लेइंग में वो अलग शेड में जाएं, तो उसमें आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो कंट्रोल करने में आसानी रहती है। अगर आपका एक ही शेड है, उसमें ग्रोइंग भी है और चिक्स भी है, ग्रोइंग भी है और लेइंग भी है, तो उसमें मुश्किल हो जाती है। अगर कोई एक समस्या आ जाती है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अभी अगर ये ग्रोइंग का शेड होगा तो आप उसको फिर बारी बारी से साफ़ सफाई कर सकते हो, जब तक नई मुर्गी आएंगी तब तक वो आप फिर से तैयार हो जाएगा और उसमें आप नई मुर्गियाँ रख सकते हैं। अब जैसे मान लो आपको अगर लेइंग का शेड है, लेइंग में जैसे मान लो कभी मैरेक्स की समस्या आती है, तो जो मैरेक्स का विषाणु है वो उनके पंखों से झड़ता है, पंखों में रहता है, और पंख जब झड़ेंगे वहाँ तो वो वहाँ पड़े रहेंगे और उसमें वो सब जगह कीटाणु को फैलाते रहेंगे, और वो मैरेक्स अगली मुर्गी आएगी पहले दिन से ही उसको समस्या आने की संभावना होती है, वो इन्फेक्शन ले लेगी और मुर्गियों में मैरेक्स की समस्या आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए पंख जो भी गिरते हैं उनके मुर्गियों के, उनको हमेशा इकट्ठा करके झाड़ू लगा के उनको जला देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर विषाणु रह जाते हैं जो वो मैरेक्स के खासकर वो ख़त्म नहीं होते, इसलिए उसके लिए ये थोड़ी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये हमें देखना है कि कोई बीमारी, अब आप शेड में घूम रहे हैं, पहले सबसे छोटी मुर्गी है पहले वहाँ जाइए, चिक्स हैं पहले वो देखिए, उसके बाद जो ग्रोइंग स्टेज के हैं उनको देखिए सबसे, फिर लेयर देखिए, और जो कल्स वाले बर्ड हैं उनमें सबसे लास्ट में जाइए। इस तरह के जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बीमारी है छोटे बच्चों में सबसे जल्दी समस्या होती है, क्योंकि उनको कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ होता है, तो उनमें बीमारी आने की समस्या, अगर आप बड़ों में जाके फिर छोटों में आओगे तो मुश्किल हो जाता है। जो बीमार पक्षी हैं उनको तुरंत आप देख लीजिए, क्या पहला ही लक्षण आपको दिखते मालूम पड़ जाएगा कोई समस्या शुरू होने वाली है, क्योंकि बीमारी के लक्षण कुछ मुर्गियों में आ रहे हैं, तो तुरंत उनको अलग करा दीजिए और दूसरे शेडों में भी स्प्रे वगैरह का बंदोबस्त कर दीजिए, ताकि बीमारी को उसी तुरंत रोका जा सके। जो भी पक्षी मरा हुआ दिखता है उसका तुरंत पोस्टमार्टम कराइए, जांच कराइए डॉक्टर साहिबान से, ताकि ये मालूम पड़ पाए कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो संक्रामक होगी और बहुत जल्दी फैलने वाली होगी, जो ज़्यादा नुकसान कर सकती होगी। तो वो चेकअप कराते रहिए, 2-4 भी मोर्टेलिटी होती है तो उससे आइडिया लग जाता है, डॉक्टर साहब आपको बता देंगे कि अभी कोई बड़ी समस्या आने वाली तो नहीं है। तो उसके हिसाब से फिर आपको कौन सा वैक्सीन करना है, कौन से वैक्सीन का शेड्यूल आपका बना हुआ है, उसके हिसाब से आप करते रहिए। लेकिन अगर समस्या आ गई है तो एकदम से कौन सी वैक्सीन हमें बाकी शेडों में तुरंत करनी पड़ सकती है, उसका भी मालूम पड़ सकता है डॉक्टर साहब को दिखाने के बाद। क्लीन ओवरऑल बर्ड को डिस्पोजल, जो मोर्टेलिटी है उसको कहाँ पर फेंकते हैं, वो एक बहुत बड़ा एक होना चाहिए कि एक खड्डा होना चाहिए जिसमें वो रोज़ की रोज़ उसमें जाए, या जो भी आपका तरीका है ऊपर में नहीं फेंकना चाहिए। बस सबसे बड़ी समस्या ये है, खुले में कहीं ना डालें, वो हो सकता है आपसे दूर हो, फिर वो किसी और के फार्म में बीमारी जब फैल सकती है, लेकिन वो घूम के अगर वो भी वैसे करेंगे तो वो आपके फार्म में भी बीमारी आएगी। अगर हम सब ये मान के चलें कि हमने किसी ने भी बाहर ओपन में मरे हुए पक्षियों को नहीं डालना है, तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा। खड्डे में ही डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनकी कंपोस्ट करके खाद बना के रिसाइकल करके कुछ सिस्टम बनाए, या मुर्गियों या जो मछलियों को खिलाते हैं मछलियों को डालते हैं, वो एक अलग और तरीका है। नेक्स्ट, ये वही जूतों वाला है, पानी में उनके भिगो के फिर आगे जाएंगे, जो भी शेड में जाता हो, शेड में भी, हर शेड में भी बाहर ये रहना चाहिए। नेक्स्ट, ये कोई गाड़ी आती है तो उसके ऊपर पहले जो चाहे फीड लेके आई है, चूँकि बाहर से कोई भी बाहर की गाड़ी आती है तो उसको पहले स्प्रे करके फिर ही अंदर जाने दें। ये ऐसे ही कोई भी गाड़ी जाती है तो आपके जो ये चिक्स के रखने के इक्विपमेंट हैं उनको भी अच्छी तरह से स्प्रे कराइए, फिर उनको धूप में सुखाइए और धोने के बाद स्प्रे करा के सुखा के फिर उसको अंदर जो उनका
स्टोर करने की जगह पे है वहाँ पे रखते जाइए। आसपास जो जगह बचती है दोनों शेडों के बीच में, हम मान के चलते हैं कि कम से कम 50 मीटर का फासला होना चाहिए एक शेड से दूसरे शेड के बीच में। वहाँ भी कहीं गंदगी ना खिंडे, ना रहे। जैसे कई बार होता है कि एक फार्म से उनका लीटर है वो गिर के बाहर निकल रहा है, और ख़ासकर मैंने अम्बाला एरिया में देखा है, और उस सरकार की तरफ से कई बार हमें चिट्ठी भी आती थी कि जाके देखो, लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि मक्खियाँ बहुत हो गई हैं, और उनके गाँव में लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे शादियां नहीं हो रही बच्चों की, क्योंकि जो भी रिश्ते वाले आते हैं उनको चाय परोसते हैं तो उसमें जब तक चाय देते हैं उसमें मक्खी गिर जाती है, वो बोलते हैं यहाँ तो नहीं करेंगे शादी, तो ये समस्या बन जाती है। तो इसलिए अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो इससे हम इन समस्याओं से भी बच सकते हैं, और अननेसेसरी जो सरकार की तरफ से वो हमारे ऊपर कानून लगा के कई फार्म बंद करा देते हैं, वो समस्या नहीं आएगी। और उसके आगे जो ड्रेनेज है वो अच्छा होना चाहिए ताकि कोई पानी गंदगी का बाहर ना आए। वो जो प्लानिंग के टाइम में आप ये सोच लेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो अगर जंगली घास उगा हुआ है, क्योंकि इस बार बारिश बहुत हुआ है बरसात में, तो उसकी घास को भी कटवा दीजिए, और कोई पेड़ ऐसा ना हो जिसके ऊपर जंगली पक्षी आके बैठ सकें। छाया के लिए कई बार जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी थोड़ा फार्म शेड से थोड़ा दूर रहेंगे तो अच्छा रहता है। नेक्स्ट, तो ये जो मुख्य मुख्य पॉइंट है भाई, ये बायो सिक्योरिटी के क्या क्या होने चाहिए। सिलेक्शन ऑफ फार्म साइट की, आपका फार्म कहाँ पे आप लगाएं, उसकी जगह कैसी होनी चाहिए, सबसे पहला ये है। अगर नया फार्म लगाते हैं तो फेंसिंग होनी चाहिए चारों तरफ आपके फार्म के। दूसरा, तीसरा, ए सिंगल एंट्री होनी चाहिए फार्म की, एक जगह से ही सारे एंट्री कर सकें। फुटपाथ होना चाहिए, और गाड़ी की एंट्री के लिए वहाँ पे स्प्रे होना चाहिए। विजिटर कोई हर कोई अंदर ना घुसे, इसलिए उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि हर कोई अंदर ना जा पाए शेड में, फार्म में। व्हीकल की साफ सफाई और उसकी स्प्रे होना चाहिए। वर्कर की साफ सफाई के ऊपर भी वर्कर को हमें गाइड करते रहना चाहिए कि उसने अपनी हाथों की सफाई करते रहना है, और कपड़े भी उनको साफ करते रहना है, और चप्पल उनको बदल के ही जाना है एक शेड से दूसरे शेड में जाना है तो। और फार्म का जो वेस्ट निकलता है, लीटर है या मरे हुए पक्षी या पंख हैं, उनको कैसे डिस्पोजल करना है, वो एक सबका सिस्टम होना चाहिए अपना अपना, कि वो कंपोस्ट से करना है या उसको जला के करना है। कई मरे हुए पक्षियों को जलाने की मशीन रखते हैं, वो बड़े फार्म वाले रखते हैं वो, लेकिन महंगा सिस्टम होता है। लेकिन आप कम से कम कंपोस्ट वाला या गड्ढा बना के डिस्पोजल वाला, वो आप हर कोई को करना, हर किसी को करना चाहिए। चूहे का कंट्रोल, और जो पेस्ट दूसरे किस्म के हो जाते हैं, जैसे जूओं की समस्या हो जाती है ऐसे मौसम में, जब उमस ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, मुर्गियों में जूं पड़ जाती हैं, वो खारिश करती हैं, उसमें अंडे की प्रोडक्शन भी कम जाती है, और कई बार आदमियों को भी वो जूं लग जाती है और उससे खारिश हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए जो चूहे हैं वो केवल मुर्गियों में बीमारी फैला सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो फीड का भी बहुत नुकसान करते हैं। वो हमारा बहुत, और हमारा पता लगता है कि मुर्गी तो कम फीड खा रही है, चूहे बहुत ज़्यादा फीड खा रहे हैं, तो चूहों के पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ासकर जो आपका फीड स्टोर है या उसके कैसा होना चाहिए ताकि वहाँ चूहे अंदर ना जा पाएँ। और फीड को आपको कैसे स्टोर करना है ये भी ज़रूरी है कि उसको फर्श पे बिल्कुल कभी डायरेक्ट फर्श पे नहीं रखना है, फीड के बैग को उसको बल्लियों के ऊपर रखना है, और हवा ज़मीन से ऊपर रखना है, ताकि 2 बल्लियाँ रख के उसके ऊपर कट्टे रखेंगे तो वो हवा नीचे फर्श के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो उसमें फिर मॉइस्चर नहीं आएगा, हवा लगती रहेगी, तो फीड में पॉइजन नहीं बनेगा। ये आप सावधानी रखेंगे तो इस मौसम में जो समस्या बनती है फीड पॉइजनिंग की, उससे हम अपने फीड को सुरक्षित रख पाएंगे। नेक्स्ट, पानी की साफ सफाई। पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हम ये इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये हम सोचते हैं तो फ्री का है, इसमें कोई खर्चा नहीं आता, लेकिन पानी के ऊपर ये जरूरी है कि ई कोलाई की समस्या जो आप हर कोई फार्मर बोलता है, ई कोलाई आ गई। ई कोलाई क्यों आती है? ई कोलाई के लिए सबसे बड़ा जरिया ही पानी है। अगर आपका पानी की जो भी आप फार्म लगाते हो, सबसे पहले पानी की जांच कराएं कि पानी कैसा है आपके फार्म का। फार्म जैसा पानी होगा, मुर्गियों की पानी को, नमक को सहने की क्षमता है, वो 0.5% तक अगर नमक होगा पानी में तो
सहन कर पाएंगी। अगर आधा % से ज़्यादा नमक आ गया फीड और पानी में मिला के, तो उनमें शरीर में पानी भरना शुरू होगा, उनका वेट वजन नहीं बन पाएगा, प्रोडक्शन नहीं आएगी, वो बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए पानी की जांच समय समय पे कराते रहें, क्योंकि पानी का ऊपर, जैसे अभी बारिश होगी तो वो जो आपका ज़मीन का पानी है उसका लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, और उसमें भी नमक की मात्रा ज़्यादा कम होती रहती है। तो पानी की जांच 2-3 महीनों में, कम से कम साल में एक बार तो ज़रूर कराएं। उसमें कीटाणु कितने हैं, उसमें ऐसा साल्ट कंटेंट कितना है, ये 2 जांच जरूरी है। और उसके अलावा हमें फीड का मैंने बता दिया, स्प्रे का मैंने बता दिया कि हफ्ते में 1 या 2 बार कोई ना कोई शेड के अंदर हम स्प्रे करते रहें। अगर हमें कोई समस्या आती है तो तुरंत हमें कुछ सैंपल लेके लैब से भी जांच करानी चाहिए। आपके यहाँ 21 की लैब है तो उनकी सहायता ले सकते हैं और उनको सैंपल भेज के पता लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ जो वैक्सीन लगी है वो उसका बचाव कितना आया हुआ है, बचाव प्रॉपर है। अगर आसपास कोई बीमारी फैली है, मानो रानीखेत कोई फैल रही है, तो आप अपनी मुर्गियों में पता करा सकते हैं कि हमारी मुर्गियों में बचाव की क्षमता है या हमें और वैक्सीन करनी पड़ेगी। वो हमें आपको उस लैब के खून की जांच से मालूम पड़ जाएगा। रिकॉर्ड एक रखना बहुत ज़रूरी है। हर शेड का, हर फार्म पे एक रिकॉर्ड किताब होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें रोज़ का हर शेड का रिकॉर्ड होना चाहिए। कितने चूजे आए, कितने फीड डला, कितना ग्राम फीड खाया, कितना मोर्टेलिटी हुआ, वो सब रिकॉर्ड आपके पास रहेगा तो आपको आने पूरी साल का लेखा जोखा निकालने में मालूम पड़ेगा कि आपका नफ़ा हुआ, नुकसान हुआ, वो सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ेंगी। अगर आप पूरा रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा कि नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है। हर चीज़ के लिए रिकॉर्ड, और वो बीमारी की जांच के लिए भी बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि जो भी आप सामान लेते हैं, जैसे वैक्सीन लेते हो, उसका भी आपको हर रिकॉर्ड रखना चाहिए कि हमने कौन सी कंपनी की वैक्सीन ली, उसका नाम क्या था वैक्सीन का, उसमें कौन कौन से वैक्सीन के अंदर कितने किस्म के विषाणु थे, कीटाणु थे, उनको स्टोर करने का तापमान कितना लिखा हुआ है उसके ऊपर, वो आप कापी पे चिपका के रख लीजिए, ताकि आपको आगे के लिए भी पता लगेगा कि हमने ये वैक्सीन इस तारीख को किया था, और ताकि जब कोई समस्या आती है तो आप उसका, या आपको आइडिया रहे कि हमने कौन कौन से वैक्सीन कर रखे हैं और ये समस्या इसकी वजह से तो नहीं आ रही है। ये अगर पूरा खाली कर देते हैं फार्म, तो हम जब पूरा बैच निकालने के बाद क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन, टर्मिनल डिसइंफेक्शन बोलते हैं उसको कैसे करना चाहिए, ताकि जो पिछला बैच है उसकी कोई बीमारियां अगले बैच में ना जाएं। उसके लिए है कि पूरा लिटर हटाओ और फ्लोर को साफ करो पानी से पहले, उसके ऊपर फिर ये कास्टिक सोडा है उसको डालते हैं, उसके बाद फिर साफ करते हैं ऊपर छत से लेके पूरी जो होती है नीचे तक, सारी दीवारें, कर्टन, सब कुछ साफ करना है। 2% वॉशिंग सोडा के सॉल्यूशन से, जो कपड़े धोने का सोडा है, 2 ग्राम 2 किलो 100 लीटर में डाल के उससे साफ करेंगे तो उससे काफ़ी सारे वायरस मर जाते हैं। सस्ता भी है और अच्छा साधन है खाली शेड में सफाई करने के लिए। और फिर उसके बाद कोई स्प्रे, आप बाद में जब पूरी साफ सफाई हो जाए फिर आप स्प्रे भी कर सकते हैं मुर्गी आने के 3-4 दिन पहले। और फीडर, वाटर, ब्रूडर वगैरह सारी चीज़ें अच्छी तरह से साफ सफाई करा के धूप में सुखा के रख लें। फ्यूमिगेशन अगर आपको करनी पड़े तो वो भी एक अच्छा साधन है, लेकिन उसके लिए शेड को बिल्कुल एयर टाइट करना पड़ता है, ताकि जो उसकी फ्यूम, वो गैस बनती है, वो बाहर ना निकले और उसको उतना टाइम मिल जाए अंदर अपना काम करने के लिए, 4-5 घंटे, ताकि उसमें जितने भी कीटाणु कहीं अंदर है वहाँ तक वो पहुँच पाए। उसके लिए हमें 2 किलो पोटाशियम लाल दवाई और 4 लीटर फॉर्मलिन 1000 स्क्वायर फुट के लिए, अगर बहुत कोई समस्या पिछले शेड में आई है वायरस की बीमारी की, तो इसलिए फ्यूमिगेशन भी हम ब्रूडर में खासकर कर सकते हैं। अगला, नेक्स्ट। अब वैक्सीन पे आते हैं। वैक्सीनेशन, जैसे मैंने बताया कि खासकर जो वायरस की बीमारियां हैं उसके लिए कोई अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है, ना अभी कोई संभावना भी नहीं है, ना आदमियों में है ना पशुओं में है, मुर्गियों में भी नहीं है। तो हमें सिर्फ बचाव ही करने की चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं, तवज्जो दे सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो खर्चा हम वैक्सीन के ऊपर करते हैं
वो हमारा खर्चा ना समझो, वो हमारा इन्वेस्टमेंट मानो, ताकि वो आने वाले टाइम में हमें अगर उस बीमारी से बचा ले तो एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगला, तो वैक्सीन का क्या महत्व रहता है? वैक्सीन में जिंदा या मरा हुआ कीटाणु या विषाणु उस बीमारी का डला होता है, जो मुर्गियों में अगर हम जब वैक्सीन करते हैं तो उसमें बीमारी से बचाने की क्षमता पैदा करता है। एक वैक्सीन जो कई बहुत सारे मैं बताऊंगा कैसे कैसे हम वैक्सीन करते हैं, लेकिन क्यों ज़रूरी है? ताकि बीमारी आए तो उस टाइम हमारी मुर्गियों में उस बचाने की क्षमता बनी हुई हो। स्टोरेज कैसे करना है? वैक्सीन का स्टोरेज एक बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं कि वैक्सीन तो किया फिर लेकिन काम नहीं किया वैक्सीन ने इस कारण से कई बार काम नहीं करती अगर आपने उसको तापमान सही नहीं रखा। जैसे मान लो लाइव वैक्सीन है, जो जिंदा वैक्सीन होती है, उसको स्टोर करने के लिए कितने तापमान पे स्टोर करना चाहिए वो हर वैक्सीन की वायल पे लिखा रहता है। -2 से -8 होता है ज़्यादातर, तो उसके हिसाब से आप स्टोर करिए। और जो इंजेक्शन वाली वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन जिसको बोलते हैं, उसको कभी फ्रीज़र में नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं 2 से 8 डिग्री। वो माइनस नहीं है, वो +2 से 8 डिग्री पे रखना है। और जो जिंदा वैक्सीन है उसको माइनस में रखना है, मतलब ठंडे में या फ्रीज़र में रखना है। तो ये सावधानी रखेंगे। और जैसे जब तक लगा रहे हैं उसको, मुर्गियों के शेड में भी लगा रहे हैं, तो उसको भी आइस के अंदर जिंदा वैक्सीन है तो आइस में रख के ही उसको चलाते रहें और लगाते रहें। और जो किल्ड वैक्सीन है उसको पहले हिलाते रहें बार बार, जब भी उसको इंजेक्शन में लगाते हैं तो भी इसको बार बार हिलाते, क्यों बैठ जाती है नीचे तो वायरस नीचे रह जाएगा, तेल ऊपर रह जाएगा, तो उनको बीच बीच में हिलाते रहिए। इसके लिए कैसे करना है? पहले हेल्दी बर्ड, पहले देखना है कोई शेड में बीमार पक्षी तो नहीं है, क्योंकि अगर बीमार पक्षी में आप इंजेक्शन लगाओगे तो वो सुई फिर दूसरे पक्षी में जाएगी, तो उससे सब में बीमारी फैलने की संभावना हो जाती है। तो इसलिए ऐसा है कि पहले बीमार पक्षियों को अलग कर लो, उनको लगाना भी है वैक्सीन, उनको अलग कर लो, बिल्कुल शेड से अलग रख के उनको सबसे लास्ट में लगाइए। पहले जितने भी स्वस्थ पक्षी हैं उनको वैक्सीन लगना चाहिए। एक बार जांच करके पूरे शेड में देख लीजिए, कोई स्वस्थ पक्षी दिख रहा है, कोई ढीला है, बीमार है, उसको अलग कर दीजिए, उसको वैक्सीन मत लगाएं उस टाइम, खासकर किल्ड वैक्सीन। अब ये वैक्सीन करने के कौन कौन से तरीके हैं ये आप लोग सभी जानते हैं कि इंट्राकुलर, नेजल, या आँख में डालते हैं या नाक में डालते हैं। अब ये मान के चलो कि पक्षियों में बीमारी कहाँ से आती है? आप पक्षियों में क्या, हमारे आदमियों में भी कहाँ से आती है? या तो हमारे आँख से जाएगी, या नाक से जाएगी, या मुंह से जाएगी। जो वायरस की बीमारियां हैं, ज़्यादातर जितने भी वायरस की बीमारियां, हम खांसते हैं, छींकते हैं, कैसे विषाणु हमारे अंदर जाता है? या तो आँख में चला जाता है, या नाक में सांस के द्वारा चला जाता है, या हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसके साथ हमारे शरीर में जाता है। ये 3 रास्ते हैं जहाँ से बीमारी अंदर जाती है। तो इसको रोकने के लिए क्या होता है कि अगर हम आँख में एक टीका, पहला कई बार हम बोलते हैं कि वैक्सीन पिलाया तो है जी इनको, लेकिन जो पानी में पिलाने वाला हम अपनी लेबर को बचाने के लिए कर लेते हैं, मेहनत बचाने के लिए पानी में पिला देते हैं। लेकिन अच्छा तरीका ये होता है, अगर पहला वैक्सीन हम किसी भी बीमारी का है, अगर आपके फार्म में बार बार समस्या आ रही है रानीखेत की, IB की, तो अगर पहला वैक्सीन आप आँख में करेंगे और 1 बूंद आँख में या 1 बूंद नाक में करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। एक तो उसको सबको बराबर मात्रा मिलेगी और उसका बचाव आँख में भी हो जाएगा, लोकल यहाँ से भी कोई विषाणु नहीं जा पाएगा, मुँह नाक में भी हो जाएगा। और दूसरी बार जो वैक्सीन पिलाएं उसको पानी में पिला सकते हैं, फिर वो मुंह में भी बचाव करेगी। तो तीनों रास्ते बंद हो जाते हैं, ताकि कीटाणु, अगर विषाणु बाद में इन्फेक्शन आता भी है तो उधर से वो उसको रोकने की क्षमता उन रास्तों में भी बन जाती है। तो इसको ये तरीका है। दूसरा है इंजेक्शन लगाते हैं, जो सब कट चमड़ी के नीचे इंजेक्शन गर्दन में लगाते हैं, वो किल्ड वैक्सीन के लिए ज़्यादातर होता है, या मेरक्स की डिजीज़ मेरक्स के लिए भी सब कट लगाते हैं। IM कोई इंट्रामस्कुलर होता है, या विंग में पॉक्स की वैक्सीन है, वो पंख हटा के उसके नीचे लगाते हैं, एक कांटा सा बना होता है, वो लगा के चुबवा के करते हैं, तो विंग वेब बोलते हैं। और पानी में तो बहुत सबसे सिंपल वाला है, अगर कुछ ना मिल रहा तो तीसरा, लेकिन पहला वैक्सीन हमेशा आँख में या आँख में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में हम पानी में पिला सकते हैं, रूटीन में जो हर 8-10 हफ्ते बाद पिलाते हैं, तो फिर हम पानी में पिला सकते हैं। स्प्रे मेथड भी आ गया आजकल भी, बहुत सारे चिक्स इकट्ठे हैं, जब शुरू में आए हैं तो उस कमरे में, पर लेकिन हमारे यहाँ वो भी कामयाब नहीं है स्प्रे वाला। वो जो अच्छे वाले हैचरीज हैं वो कर सकती है, उनका एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड होता है, तो वो अपने हैचरी में करके दे सकते हैं आपको।
इनोवो भी आ गया है, बाहर के देशों में आ गया और हमारे यहाँ भी आ गया कि जब अंडे लेइंग अभी हैचिंग में है, 18 दिन पे मशीन से ही अंडे के अंदर ही अंडा चिक्स का उनका वैक्सीन लग जाता है। खासकर मैरेक्स का यह वैक्सीन जो है वो 18 दिन पे अंडा जब चूजा बन रहा होता है उसी में लगा देते हैं, और जब तक वो निकलेगा तब तक उसमें बीमारी से बचाव होने की क्षमता शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, ये आँख में डालने के लिए है, तो हम जब लगाते हैं तो थोड़ा देख लें कितना ड्रॉप निकल रहा है, ड्रॉपर का साइज कैसा है, वो हम थोड़ा आइडिया लग जाता है। नेक्स्ट, ये मुंह में पिलाने ऐसे कोई पिलाता नहीं है, लेकिन वो कई देशों में ऐसे पिलाते हैं भाई हर एक मुर्गे को मुंह में पिलाएं, लेकिन हम वो ये वाला तरीका नहीं करते। नेक्स्ट ये वाला है, जैसे अगर पानी में पिलाते हैं तो निप्पल के थ्रू वो पी लेते हैं, तो उसमें भी क्या ध्यान रखना चाहिए, अगर पानी में हम वैक्सीन पिलाते हैं कम से कम 1 घंटा पहले पानी थोड़ा सा रोक दीजिए, ताकि सारे बच्चे तिसाए हो जाएं, प्यासे हो जाएं। और जैसे हम वैक्सीन वाला पानी दें तो कम से कम इतना पानी दें सिर्फ 1-1-1.5 घंटे में वो ख़त्म हो जाए और वो सारे बच्चे उसको पी लें, कोई भी बच्चा रह ना जाए जो पानी ना पिए। तो वैक्सीन पिलाने के लिए इस पानी में अगर वैक्सीन पिलाते हैं तो इसका भी ध्यान रखें। जो बैक्टीरिया की बीमारियां हैं, कीटाणु जनित रोग हैं, उसके लिए कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके लिए हमारे पास वैक्सीन है। पहले है फाउल टाइफाइड, पहले आती थी बहुत ज़्यादा, अब तो नहीं है ज़्यादा समस्या, लेकिन पहले पेरेंट में बहुत ज़्यादा समस्या होती थी, अब नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है तो फाउल टाइफाइड की वैक्सीन भी आती है, कोराइजा की आती है, कई लेयर फार्मों पे कोराइजा की समस्या हो जाती है तो कोराइजा का टीका आता है। माइकोप्लाज्मा CRD जो बनती है उसका टीका भी, वैक्सीन भी आ गई है। अब कई किस्म की वैक्सीन है, जिंदा है, मुर्दा है, रिकम्बिनेंट है, सारी वैक्सीन आती हैं। साल्मोनेला की वैक्सीन आती है और फाउल कॉलरा की आती है। जो वायरल की वैक्सीन है, वायरल की बीमारियां हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो उसके लिए वैक्सीनेशन मस्ट है, वो तो करना ही करना पड़ेगा। जो भी बीमारी आपके इलाके में है उनके लिए बचाव करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको थोड़ा आइडिया रहे, आपके डॉक्टर साहिबान से मिलके आप ये पता लगाएं कि कौन सा वायरस हमारे इलाके में है, क्योंकि एक ही बीमारी की बहुत सारी 2-3-4 अलग अलग किस्म की वैक्सीन भी मिल जाती हैं, और किस में कौन सा वायरस है वो मालूम रहेगा तो फिर आपको बचाव उतना ही अच्छा मिलेगा जिसमें वो वायरस है जो बीमारी आपके आसपास चल रही होती है। तो मैरेस की बीमारी क्यों फेल हो जाती है, कई बार भाई वैक्सीन लगाया था जी लेकिन हमारा बचाव नहीं हुआ, फिर भी बीमारी आ गई। वो इस कारण से है कि क्या हमारा जो टेम्परेचर था वो -70 पे रखते हैं। जो वैक्सीन मैरेस की वैक्सीन होती है वो लिक्विड नाइट्रोजन में आती है, और वो उसका तापमान मेंटेन रहा था कि नहीं, या उसका तापमान कहीं बढ़ गया था, वो बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं कई जगह वायरस बदल गया है, जैसे साउथ में कुछ जगह में, कुछ स्टेट में, कोयम्बटूर में या साउथ में कोई वायरस बदल गया है, कहते हैं दूसरा कोई वायरस आ गया है, तो वो अब जांच चल रही है, वो लैब में जांच कर रहे हैं भी कौन सा वायरस आ गया, नया आ गया, तो फिर नई वैक्सीन आएगी, वो उसको अच्छे ढंग से बचाव कर पाएगी। रानीखेत की बीमारी जैसे है बहुत टाइम से हम देखते थे लासोटा पिला के हमारा काम चल जाता था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कई फार्मों पे लासोटा या किल्ड वैक्सीन करने के बाद भी फिर रानीखेत आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उसमें भी वायरस बदल गया है, बहुत से जगहों में, बहुत से हमारे हरियाणा में खासकर वायरस बदल गया है, तो वहाँ दूसरे जीनोटाइप 7 है, नया वायरस आ चुका है। बहुत सारी कंपनियों ने वैक्सीन में डाल दिया है, वो जो किल्ड वैक्सीन है उसके अंदर डाल दिया है, वैंकी ने भी डाला होगा, दूसरी कंपनियों ने भी, कईयों ने डाल दिया होगा। तो वो ध्यान रखें कि एक अगर लाइव आपने कोई लसोटा या क्लोन वैक्सीन पिलाया है, उसके बाद वो किल्ड वैक्सीन भी ज़रूर लगा लें, ताकि उसमें जो जीनोटाइप 7 है उसकी बचाव क्षमता भी उसमें आ जाए। और दूसरा फिर IBD, जो IBD गंबोरों की समस्या है, वो लेयर में और ब्रॉयलर में बहुत ज़्यादा आ रही है पिछले कुछ समय से, और टाइम से हर 5-7 साल बाद ये समस्या नहीं आने से लग जाती है, क्योंकि ये वायरस अपना रूप बदल लेते हैं। जब भी हम ये लाइव वैक्सीन करते हैं तो उनका भी ये थोड़ा सा रोल रहता है कि नया वायरस कोई पैदा हो जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि आपके एरिया में जो वैक्सीन आप पिला रहे हो, वो गंबोरों की भी 3 किस्म की जिंदा भी 3 किस्म की वैक्सीन आती है, और कौन सा वैक्सीन कितने दिन पे पिलाना है ये बहुत उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी बीमारी एरिया में कौन सी बीमारी है, कौन सा वायरस है, और उसमें बीमारी से बचाने की क्षमता जो मुर्गियां हैं उनके डे ओल्ड में
क्षमता थी उनमें। तो उसके हिसाब से अगर आप करेंगे, नहीं तो उसमें वेरिएशन बचाव, अगर आप जैसे पिछले बैच में समस्या आई है तो आप कम से कम उसका मालूम करा लें कि पिछली बार भी हमारे गंभोरो आई थी, इस बार फिर ना आ जाए, तो उसके हिसाब से वैक्सीन आप करें। फिर आईबी की समस्या है। आईबी की समस्या भी बहुत सारे उसके कई 2-3 किस्म की वैक्सीन आती हैं, तो उस हिसाब से करें। और फाउल पॉक्स की 1 बार या 2 बार करनी होती है, कि 1 बार कम से कम है, नहीं तो 2 बार भी कर सकते हैं जहाँ समस्या ज़्यादा आती है, जो माता का रोग है, चेचक का रोग है, उसके लिए। एई की समस्या ज़्यादा लेयर में नहीं होती है, पेरेंट में होती है। ILT की समस्या कुछ इलाकों में साउथ में आ रही है, लेकिन इधर का मुझे मालूम नहीं कि ILT है कि नहीं है, लेकिन अब इसकी भी वैक्सीन आ गई है, इसकी भी आँख में वैक्सीन होती है, तो आप वो कर सकते हैं अगर समस्या है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता शायद इसी एरिया में भी नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा समस्या है हमारे यहाँ वो है लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा फ्लू की समस्या, जिसको VVND बोलते हैं, VND बोल देते हैं, वेरिएंट बोल देते हैं, ND, जिसको लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। तो वो अभी वो बहुत सालों से हमारे यहाँ समस्या चल रही है, जिसकी वजह से CRD RDC बन जाती है बीमारी, और अंडे का प्रोडक्शन कम हो जाता है और मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। वो खासकर जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस मौसम में ज़्यादा आने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप उसके लिए भी अभी भारत सरकार ने उसकी वैक्सीन अलाउ कर दी है। वैक्सीन बनाने वाले कंपनियों को, वेंकीज़ को, जितने भी इंडिया की कंपनियां हैं वो बनानी शुरू करेंगी। अब लीगल वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी इलीगल मिलती थी, मतलब अभी तो किसी और नाम से और NDA के नाम से मिलती थी, लेकिन अब उसी नाम से मिलेगी। उसका ये फ़ायदा होता है भी जो आपको जो वैक्सीन मिल रही है उसमें उतनी कीटाणु, जितना भी उन्होंने लिखा उतना उसमें होना चाहिए, वो फिर गवर्नमेंट चेक करके देती है, तो वो लीगल वे में आपके पास आएगी, तो वो बचाव क्षमता आपको दे देगी। तो हर 8 हफ्ते बाद या 10 हफ्ते बाद आपको उसका एक शॉट इंजेक्शन किल्ड वैक्सीन का लगाना पड़ेगा, जिससे आपके वहाँ फ्लू की समस्या में बचाव हो जाएगा। CAV एक जो विंग रॉट की समस्या है, लेयर की मुर्गियों में कई जगह होती है, जैसे बोलते हैं हम कि वो पंख काले हो जाते हैं और सड़ने लग जाती हैं मुर्गियाँ। वो क्यों आती है? अगर उसमें चिकन एनीमिया की कईयों में, कुछ मुर्गियों में बीच में समस्या होती है, तो अगर उस तरह की समस्या आपके यहाँ फार्म में है तो आप इसकी वैक्सीन भी लगा सकते हैं। CAV चिकन एनीमिया की वैक्सीन आती है, वेंकीज़ की किल्ड वैक्सीन है, सेफ है। 6 से 7 हफ्ते में अगर आपके फार्म में समस्या है तो वो 1-2 बैच में आप लगा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे यहाँ विंग रॉट नहीं आया, तो उसकी समस्या है तो आप ये लगा सकते हैं। और जैसे गंभोरो की बीमारी है, चिकन एनीमिया की बीमारी है, मैरेस की बीमारी है, ये तीनों बीमारियाँ मुर्गियों में बीमारी से लड़ने की इनको बीमारी रोग रोधक क्षमता कम करती हैं। मुर्गियों में बीमारी से लड़ने की क्षमता तीनों ही वायरस कम कर देते हैं। इनको कह सकते हो मुर्गियों की एड्स का वायरस है। गंभोरो, चिकन एनीमिया और मैरेक्स तीनों ही एड्स की तरह से काम करते हैं कि मुर्गियों में बचाव की क्षमता नहीं बचती। दूसरी बीमारियों का टीका भी लगाओगे तो भी उनकी बचाव नहीं आ पाएगा। इसलिए इन तीनों को बचाना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम कहते हैं कि इम्यूनोसप्रेशन सबसे बड़ा इशू है। उसके ऊपर मल्होत्रा जी अपने बताएंगे कि फील्ड में इन्होंने देखा है कि क्या क्या समस्या है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो इम्यूनोसप्रेशन का हमें आम किसान भाई को थोड़ा जागरूकता होनी चाहिए कि इम्यूनोसप्रेशन क्या होता है। इम्यूनिटी मतलब उनमें बचाव, बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती? या तो वैक्सीन सही नहीं हुई है, वैक्सीन ने बचाव नहीं किया है, और उनमें बचाव या उनमें स्ट्रेस ज़्यादा है, और कोई कारण है। तो उसको कैसे रोका जा सकता है? और चैलेंज है, ये बीमारी है तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं आने से। माइकोटॉक्सिन है साथ में, फीड में से इस मौसम में आ जाती हैं, तो उसको भी ना हो। ये सारे रोग, ये सारी चीज़ें मिलके इम्यूनोसप्रेशन पैदा करती हैं पक्षियों में, जिससे उनके रोग रोधक क्षमता कम हो जाती है सभी बीमारियों के लिए। तो इसलिए इसका ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आने वाले टाइम में ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है पोल्ट्री इंडस्ट्री के सामने। नेक्स्ट, ये वैक्सीनेशन शेड्यूल है लेयर फार्मों के लिए, जो एक जनरल शेड्यूल है, कहीं भी आप इंडिया में कर सकते हैं। पहले दिन MD की HVT + SB1, जिसमें 2 मैरेस की वैक्सीन के स्ट्रेन होती हैं, ये करेंगे तो उससे बचाव अच्छा होगा। दूसरी फिर IB की H120
ये IBH नहीं होती, इसकी कई लोग IBH की वैक्सीन समझते हैं, ये IB की वैक्सीन है, इसका नाम है H120। तो अगर उसको करेंगे, ये आँख में करनी होती है, ये भी करेंगे, एक पहले दिन कर सकते हैं, 5वें दिन में फिर IB की एक और वैक्सीन करनी पड़ सकती है, लासोटा भी करना है और लासोटा या एंडीक्लोन भी करना, कोई एक इनमें से कर सकते हैं। 10वें दिन थोड़ी सी टचिंग कर लेते हैं, बीक की टचिंग करेंगे। 13वें दिन में फिर गंबोरो की वैक्सीन करनी है। IBD कौन सी करनी है मैंने आपको बताया, कौन सी वायरस आपके एरिया में है उसके हिसाब से आप वैक्सीन करिए। IBD प्लेन करनी है, जॉर्जिया करनी है, या IBD प्लस करनी है, इंटरमीडिएट करनी है। IBD इसके बाद एक और 2 वैक्सीन करनी पड़ती है IBD की, 13 दिन पे और 24 दिन पे। फिर IB की बहुत बीच में करनी पड़ती है, एक IB और ND की कंबाइंड वैक्सीन आती है, वो भी आप कर सकते हैं। कोराइजा अगर समस्या है तो एक किल्ड वैक्सीन कोराइजा की करनी है। माता का रोग कहीं आता है, चेचक का रोग आता है, तो फाउल पॉक्स की वैक्सीन एक कम से कम करनी है, जो मांस में लगती है या चमड़ी के पंख में लगती है। ILT की समस्या इस एरिया में नहीं है, आप नहीं लगाएं। कॉलरा की समस्या है, अगर आती है तो आप उसका वैक्सीन लगा सकते हैं। रानीखेत किल्ड की वैक्सीन है वो, फिर ये जो R2B है वो करना चाहिए रानीखेत का। वेंकीज का आता है, वो बहुत अच्छा काम करता है, वो आप लगाइए, 10वें हफ्ते में लगाना होता है। और फिर कोराइजा की है, फिर डीबीकिंग हो गया। फिर ये वैक्सीन आपको इस तरह से किल्ड वैक्सीन से उसको इम्यूनिटी को बना के रखना है, जो हर 10 हफ्ते बाद आपको वैक्सीन किल्ड वैक्सीन करते रहना चाहिए। तो ये नेक्स्ट इस तरह से हम ये वैक्सीन का अगर शेड्यूल रखेंगे तो हम अपनी मुर्गियों को बचा पाएंगे। बाकी आपके इलाके में जो वैक्सीन वायरस चल रहे हैं वो अपने पशु डॉक्टर साहिबान से मिल के उनके हिसाब से वह वैक्सीन का शेड्यूल ले लेंगे, कौन सा वैक्सीन चेंज करना है वायरस के उनके हिसाब से वो आप कर सकते हैं, और उसको हिसाब से आप अपने फार्म में वैक्सीन शेड्यूल को ऊपर नीचे करवा सकते हैं। नेक्स्ट, बस यही, नेक्स्ट ये चलो, नेक्स्ट भाई ये है कि अब अगर हम वैक्सीन से और बायोसिक्योरिटी से सावधानी पूर्वक इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो हम अपने फार्म में इन बहुत सारी समस्याओं से अपनी मुर्गियों को बचा सकते हैं। निचोड़ इसका ये है, तो हमें बायोसिक्योरिटी पे ध्यान देना है और वैक्सीनेशन पे ध्यान देना है, प्रॉपर टाइमिंग पे, प्रॉपर वैक्सीन पे, सब चीज़ों पे। धन्यवाद, थैंक यू।